नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, क्योंकि कई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये सवाल पूछा कमेंट करके कि सर ये जो सेक्शन 9 है इसके ऊपर थोड़ा जानकारी दें, इसके ऊपर थोड़ा एक वीडियो बनाएं, ताकि हम लोग इस तरीके से ही मोटिवेट हो सकें और इसके जागरूक हो सकें। तो सेक्शन 9 में एक्चुअली होता क्या है, सेक्शन 9 हम करते क्यों हैं? जब एक पति के ऊपर जब केस कर देती है सेक्शन 498A या फिर कोई और मेंटेनेंस जैसे केस, तो फिर वो पति को करना पड़ता है, उसको एडवाइस करते हैं वकील और फिर वो करना पड़ता है। अब इसके नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं, केस कितना मतलब ये जो आपका सेक्शन 9 का केस है कितना आपके अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस यानी कि सेक्शन 498 जैसे केस अगर हो जाता है दहेज का आपके ऊपर, तो कितना आपके लिए फायदा पहुंचा सकता है, कितना आपको वो काम कारगर है, इसी पे मैं आपको बात करूंगा। और अगर सेक्शन 9 का केस अगर आपने किया है और अगर उसमें रिलीफ मिलना है तो कितना समय लगेगा मिलने में, और अगर नहीं किया है तो कम से कम समय पर किस तरीके से आप इसमें इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं और आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं आज इसी के बारे में बताने जाऊंगा, लेकिन आप इससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सामने लाल रंग का बटन है, प्रेस करिएगा जरूर, और दूसरे लोगों को शेयर भी करिए और लाइक भी करिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपको ये ऐसी ही जानकारी आपको लगातार देते रहें। तो सेक्शन 9 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 9 को जो केस किया जाता है, ये एक लॉ है। और कंजुगल राइट मतलब जो पति पत्नी के लिए दाम्पत्य जीवन निभाने का एक अधिकार है पति के पास, पत्नी के पास भी है, कोई भी इसको कर सकता है हिंदू में, दोनों में से अगर आप हिंदू हैं तो। और इसमें मतलब पति जो है, पति को ये बताया जाता है मोस्ट प्रॉब्ली कि आप पत्नी को बुलाने के लिए कोशिश कीजिए और ये केस डालिए, जिससे कि आप मतलब पत्नी को बुला सकें। तो बेसिकली इसके पीछे हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, जिसकी वजह से ये पति जो है ये केस करते हैं। और पत्नियां सेक्शन 498 का केस करती हैं, मेंटेनेंस का करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का करती हैं, ऐसे कई प्रकार के केस पति के ऊपर करते हैं और पति के पास एक ही अधिकार सेक्शन 9 का केस। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ा सा एक मतलब एक जो आपको समझ में आ सके, इसलिए मैं समझाना चाहूंगा आपके लिए किस तरीके से क्यों पत्नी सेक्शन 9 का सेक्शन 498 का केस करती है आपके ऊपर, और क्यों फिर आपको बदले में उसके सेक्शन 9 का केस करना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, लेकिन इसी के साथ साथ में ये चीजें जो है थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपके लिए। हालांकि कहानियां सब कुछ पति पत्नी को सेम होती हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से आप समझ सके बेहतर तरीके से, तो मैं वही आपको समझाना चाहूंगा। तो अगर पत्नी पत्नी जो है पति के ऊपर 498 यानी कि 498A का केस करती है, उसमें कई और धारा लग जाती है, 323, 556 और 3/4 डॉडी प्रोविजन एक्ट के तहत भी बहुत सारी चीजें लग जाती हैं, और फिर एक केस बनकर तैयार होता है। जैसे ही ये केस बनकर तैयार होता है तो उसके बाद पति जो है परेशान होने लगता है, और परेशान होता है तो फिर आदमी कहता है ना कि जब फंसता है तो कहीं ना कहीं उस चीज से निकलने का भी कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढता है। तो फिर ये जो पति है वो अपने किसी ना किसी एडवोकेट की मदद लेते हैं और वो पूछते हैं कि सर हम क्या करें। तो इनको एडवोकेट जो है वो ये सलाह देते हैं कि आप सेक्शन 9 केस करिए, आप पत्नी को रखना, पहले तो ये पूछ लेते हैं पत्नी को रखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो देखिए जब ये केस हो जाते हैं ना, तो पति वकील को यही कहता है कि सर आप नहीं रखना, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा मतलब घर में उद्दंड मचा रखा है और सबके सब लोग परेशान है इससे। तो फिर वो ये कहते हैं कि नहीं इसको हटाओ। लेकिन यहाँ पर वकील जो है वो उसको उनको ये भी सलाह देता है कि आप जो है सेक्शन 9 केस करिए, जिससे कि आप इस चीज के बचाव भी हो सक जाएगा आपके लिए, और आप जो है इस चीज से कानूनी दाव पेच से आप बच भी जाएंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर जो है, और पत्नी का यही मंशा होती है, पत्नी का मतलब आप पति का जो ज्यादातर पत्नियां जो है वो यही मंशा से करती हैं कि पति को परेशान किया जाए, पति के परिवार को परेशान किया जाए, पति को फांसा जाए, ताकि वो झुके तो फिर हमसे माफी मांगे, हमारे घर आए और हमको लेके जाए। तो वो ये सोचती हैं, और वही आपसे इनडायरेक्टली आप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप सेक्शन 9 केस डालते हैं। तो आप देखिए वो भी कहीं ना कहीं पत्नी जो है वो पत्नी जो है अपने वकील से सलाह लेती है कि मैंने ऐसा किया है, अब भी मुझे लेकर नहीं आ रहा, बताइए मैं क्या करूं। तो फिर वो वहां पे एडवोकेट उसको सलाह देते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप सेक्शन 498 केस कर दीजिए, फिर डोमेस्टिक वायलेंस से कर दीजिए, फिर डीवीए कर दीजिए। तो ऐसे कई केसेस भी उसके द्वारा हो जाते हैं। अब यहाँ पर रोल जो है वकील का नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कोई आपसे कह रहा है कि आप कुएं में कूद जाओ, तो आप कूद जाओगे क्या?
तो यहाँ पर वकील का कोई गलती नहीं है। वकील तो आपसे आपको समझाता है कि आपके अगर रास्ता कोई नहीं है तो कानूनी रास्ता फिर ये है आपके सामने, और कोई रास्ता नहीं है। कोई वकील घर पे जाकर उसको मार पिटाई नहीं करने जाएगा, लेकिन कानूनी रास्ता आपको दिखाएगा। और आपसे कुछ आप जो भी प्रॉब्लम बताते हैं अपनी, प्रॉब्लम बताने के बाद जो है वो आपको पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद आपके साइन कराता है, साइन कराने के बाद आप उस पर इच्छुक होती हैं, आप अपनी कंसेंट देते हैं कि हाँ ठीक है आप करिए आगे, तब वकील करता है, वरना वकील नहीं करने वाला किसी चीज से किसी भी हालत में। तो ऐसे समय पर पत्नी जो है वो ये सोचती है कि अब वो पति झुकेगा, मेरे पास आएगा, मुझे गिड़गिड़ाएगा मेरे सामने, मुझसे माफी मांगेगा, मेरे परिवार से माफी मांगेगा, ऐसे कई चीजें, चाहे गलती पत्नी की ही क्यों ना हो। तो वो इस वजह से वो मुकदमा करती है सेक्शन 498A का। और उसके बाद जो है वो इंतजार करती है कि आप पति आएगा और लेके जाएगा। अब ऐसे समय में पति जो है वो कहीं और वकील के पास एडवाइस लेता है कि सर मुझे बचाइए, मैं से फंस गया। तो फिर ये कानून लड़ाई लड़ने के लिए सेक्शन 9 का केस पति ये करते हैं ज्यादातर। अब पति जो सेक्शन 9 केस करते हैं वो देखिए, अब बात आ गई मनसा कि पत्नी ने तो आपके ऊपर क्रूअल्टी ग्राउंड मतलब क्रिमिनल केस किया आपके ऊपर, और आप इतने मजबूर कि आपने उसको बुलाने का केस किया कि भैया आ जाओ घर पे, जैसे है वैसे रहो, परेशानी के। तो अब वही बात हुई जिसने स्टार्टिंग में जो मनसा थी इसकी कि मुझे ब्लॉक लेके जाएंगे, ठीक है, मुझे मेरे मतलब अब जो है, अब ये जब केस होगा तो उसमें जब परेशान होंगे तो फिर भागते आएंगे बुलाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो सेक्शन 9 केस जो है वो पति जो है वो अपने बचाव के लिए करता है, ना कि तुमको बुलाने के लिए, ठीक है। वो तुम्हारी जो हरकतें हैं वो पहले ही वो देख चुका है कि अब ये हरकतें ऐसी कर रही है, अब दबा के ये कल को और अच्छी हरकत थोड़ी ना करने वाली। मतलब किसी को दबाव कर, आप दबाव देकर उस पर रख सकते हो, और वो पति को बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज्यादातर महिला ये सोचती हैं कि अब मुझे मतलब लेके जाएगा वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब वो पति जो है वो सेक्शन 9 केस करता है, सेक्शन करने के बाद उसमें बचने के लिए सोचता है कि अब किस तरीके से बचा है, फिर बचने के साथ साथ में बहुत सारी चीजें कानूनी रूप से आ जाती हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सेक्शन 9 जो है वो इसके ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब नुकसान क्या है। ये तो आपको मैंने फायदा बताया, लेकिन नुकसान क्या है। सबसे पहली बात तो सेक्शन 9 का अगर आप केस करते हैं और आप पति हैं तो फिर आपके देखिए समय इसमें बहुत लगने वाला है। यानी कि समय का मतलब कोई अंदाजा नहीं है कि साल भर चले, 2 साल चले, 4-5 साल चले, कितना साल चल जाए, कोई इसका अंदाजा नहीं है। तो सबसे बड़ी जो आपके पास लॉस है वो है समय का। अगर आपने शादी 30 या 28 साल के आसपास करी है और 4-5 साल आपने केस लड़ लिया तो आप 35 साल के आसपास हो गए। तो फिर जो चीजें हैं ये चीजें फिर आपको बहुत ज्यादा दुख देंगे और परेशानी देंगे। तो ये सेक्शन 9 का जो मैं केस है मैंने आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि बचने का इसके और भी रास्ता है। मैं आपको और रास्ता बताता हूँ। सेक्शन 9 के ही मतलब सिक्वल है, समझ लीजिए कि ऐसा ही जैसे सेक्शन 9 है वैसे ही ये चीज है कि आप सेक्शन 9 का केस ना करके सेक्शन 9 का नोटिस भिजवाएं पत्नी के पास में। समझे बात को? कहने का मतलब सेक्शन 9 में आप फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद आपका समय लगेगा, उसमें कई डेट्स वगैरह लगेंगी, बहुत सारा समय लग जाएगा, 4-5 साल लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बाद में भी हमें पता है कि सेक्शन 9 का केस करने के बाद आपको जो फाइनल जो जजमेंट है वो ये मिलेगा कि आपकी पत्नी ने आपके केस कर दिया है, तो आप पति हैं तो पति आप हो गए मुलजिम और पत्नी हो गई वादी। यानी कि वो कंप्लेनेंट है, उसने कंप्लेंट करी है आपके खिलाफ, यानी कि आपने उसको सताया है, आपने मारा है, जो भी किया है, जो भी। हालांकि अभी उसमें FIR हुई है, सिर्फ FIR होने के बाद कोई भी उसमें निर्णय नहीं आया, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है वो उसको ये मान लेती है कि अगर अब निर्णय नहीं आया, पेंडिंग है वो केस, तो जो है जो सेक्शन 498A का पत्नी ने किया है तो उसके मुताबिक आप मुलजिम है उसमें। और मुलजिम है तो फिर लास्ट में भी अभी एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था उसमें कि पति ने जो है सेक्शन 9 का केस किया था और पत्नी ने जो है 498A का केस किया था। तो लास्ट में जब 4-5 साल लड़ने के बाद जो है, जो लास्ट में जब कंक्लूजन उसमें आया तो उसमें जजमेंट आया, तो जजमेंट टाइम पर उस पत्नी से पूछा गया कि तुमने इस पर केस किया हुआ है, तो हाँ मैंने केस किया गया। कौन सा केस किया कि ये क्रिमिनल केस है सेक्शन 498 का, तो पति पर किया गया। तो जो कोर्ट ने खुद ये कह दिया कि अगर आपने केस किया है तो आप जो है वो कंप्लेनेंट है, मतलब आप वादी है, और जिसके ऊपर आपने केस किया है आपके अपने पति के ऊपर, तो वो पति जो मुलजिम हो गया। तो फिर अब कोर्ट भी यहाँ पर मतलब बाउंड हो जाती है कि एक मुलजिम और वादी को एक साथ, दोनों को एक साथ रखने का कैसे आदेश पास किया जा सकता है, ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो ये बात कहते हुए उसको डिसमिस कर दिया। तो मैं ये आपको ये बेहतर चीज बता रहा हूं क्योंकि कानून किताबों में है लिखी हुई, उसका प्रैक्टिकली में कुछ और होता है। तो बेहतर है कि आप इन चीजों समझें कि सेक्शन 9 का केस ना करके सेक्शन 9 की जगह सेक्शन 9 का आप लीगल नोटिस भिजवाएं अपने वकील के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा। अगर ये काम करते हैं और लीगल नोटिस अपने वकील के द्वारा पत्नी को भिजवाते हैं, तो फिर देखिए उसमें 15 दिन का टाइम लगेगा। मैक्सिमम जो टाइम होता है वो लीगल नोटिस को 15 डेज का होता है। अगर वो रिप्लाई देती है, अगर वो जो आपने नोटिस लिखवाया, जो भी आपने कि मैं बुलाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, ये सब चीजें वो सब आप लिखवाएंगे। उन सब चीजों में लिखवाने के बाद अगर जो पत्नी जो है आपकी वो लीगल नोटिस का रिप्लाई देती है विद इन 15 डेज, तो वो रिप्लाई भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा।
यानी कि वो भी आपके काम आएगा। अब आपको सेक्शन 9 करने की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो रिप्लाई आएगा उस रिप्लाई के आधार पर ही जहां पर जरूरत पड़े, सेक्शन 498 में पर है तो वो आप रिप्लाई लगाएंगे। सेक्शन 125 सीआरपीसी में लगता है तो जरूरत पड़ती है तो वहां पर आप वही नोटिस लगा देंगे। डोमेस्टिक वायलेंस में जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी वही लगा देंगे इसने ये कहा था। तो वहां पर उसमें ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ वो गलतियां जरूर करेगी और उन गलतियों को ही बनाकर आपको आधार ग्राउंड बनाकर आगे बढ़ना है। बस इतना बेनिफिट रहेगा आपको, यही काम रहता है सेक्शन 9 का केस का, और यही इतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको लीगल नोटिस का। तो दोनों में आप अंतर समझिए। मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि आपका समय बचेगा, 5 साल ना बच गए, वो 15 दिन में ही आपका कंक्लूजन हो जाएगा कि आपको उसको आना है या फिर नहीं आना है। और देखिए एक चीज और, जिसको आना होता है ना वो ऐसे केसेस वगैरह नहीं करती है, वो अपने घर पर बैठ जाती है, परेशान हो जाती है, नाराज हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद एक दूसरे से बातचीत करने के बाद फिर एक हो जाते हैं पति पत्नी। लेकिन जहां पर केसेस की दीवार बीच में आ जाती है ना, तो वो दीवार जो है वो नहीं टूटती है और रिश्ता खराब हो जाता है। तो यहां पर आपको ये मैंने बेस्ट बताया आपके लिए, ताकि आप इन सब चीजों को समझ सकें। और सेक्शन 9 का बेनिफिट बस इतना ही है कि आपको इन सब चीजों को ये आप, क्योंकि कोर्ट जो बार बार आपसे हर जगह ये सवाल पूछेगा कि आप पत्नी को रखना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, तो हर जगह आपसे यही सवाल पूछा जाएगा। जब आपके पास में लीगल नोटिस होगा तो फिर आप बता देंगे सर ये देखिए मैंने तो इसको नोटिस भिजवाया था, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, या फिर दिया तो ये रिप्लाई दिया आपने उसने, ठीक है। तो उसके आधार पर या तो वो आएगी या फिर नहीं आएगी, नहीं आएगी तो रिप्लाई देगी। और अगर रिप्लाई भी नहीं देती है, इन केस मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि रिप्लाई भी नहीं देती है और उस चीज में वो फिर सोचती है कि मुझे रिप्लाई नहीं देना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, तो भी आपके पास ये चीज रहती है कि आपका जो पोस्टल रिसिप्ट होती है, वो रिसीविंग जो है वो आप अपने पास रखेंगे और उससे बताएंगे कि सर मैंने ये देखिए इसके द्वारा लीगल नोटिस हो जाता है और इसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब ये जवाब नहीं दे रही तो फिर कैसे आ जाएगी, तो वो भी आपके पास एक ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो इसी के आधार पर अगर आप चाहते हैं तो फिर भविष्य में आप उसके आधार पर अपने जो पत्नी है उसके खिलाफ आप डाइवोर्स केस भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके ऊपर एक पूरा और वीडियो बनाऊंगा कि इसके आधार पर किस तरीके से किन किन पॉइंट्स में आप डाइवोर्स केस कर सकते हैं और किस तरीके से आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि बहुत लोगों की सोच ये होती है कि सर महिला की सुनी जाती है कोर्ट में और पति की सुनी नहीं जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा आप गलत सोचते हैं। कोर्ट सबके लिए बराबर है, सिमिलर है, और जहां कोर्ट है ना वहां कोर्ट पर भी इंसान ही बैठे हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, कोर्ट में पत्नियों के कानून की वजह होने की वजह से वो कोर्ट थोड़ा है चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पति की नहीं सुनी जाएगी। वैसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपको दिखा दूं कि क्रूअल्टी ग्राउंड पर पति को डाइवोर्स मिला है। तो मैं आपको वही बताऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, तो वो मैं उसमें दिखाऊंगा आपके लिए। बहरहाल अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को समझिएगा, समय बर्बाद मत कीजिएगा और टाइम का बहुत ज्यादा सदुपयोग कीजिए। और इस चैनल पर जो अगर आप नए हैं और जानकारी अच्छी लगी तो आप जरूर इसको नीचे सब्सक्राइब करके तब जाइएगा, लाइक करिएगा, और जो कमेंट मन में है आपके वो भी आप नीचे जरूर लिखिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी और कोई जानकारी लेनी है आपके लिए, और भी कोई हमसे लीगल एडवाइस लेनी है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हम संपर्क कर सकते हैं। और बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।